नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में किया जा रहा है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि सरकार की नई और पुरानी उन सभी परियोजनाओं के बारे में जो प्रदेशवासियों के लिए कल्याणकारी हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा कि श्रीमद् भागवत गीता के उपदेशक, आदर्श दार्शनिक, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ मैत्री के प्रतीक भगवान श्री कृष्ण के अवतार दिवस श्री कृष्ण जन्माष्टमी की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आस्था, उल्लास और आपसी सद्भाव का प्रतीक ये महापर्व आप सभी के जीवन में सफलता और खुशहाली लेकर आए। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये ट्वीट किया गया है और उन्होंने ये ट्वीट कर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस ट्वीट के जरिए उन्होंने आस्था, उल्लास और आपसी सद्भाव का प्रतीक ये महापर्व सभी के जीवन में सफलता और खुशहाली लेकर आए, इस बात की कामना की है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। तो जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है और इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोनीपत वासियों को करोड़ों की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने मिनी सचिवालय में लोक निर्माण विभाग की कई परियोजनाओं के तहत करीब 86 करोड़ 30 लाख 74 हजार रुपए की सड़कों का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार प्रगति की ओर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से पूरे प्रदेश का एक समान विकास हो रहा है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए सोनीपत में हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने 86 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से बनने वाले लोक निर्माण विभाग की 16 सड़कों और एक ओवरब्रिज परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इनमें कुंडली एरिया में एक ओवरब्रिज बनेगा, जिस पर 8 करोड़ 76 लाख रुपए की लागत आएगी। साथ ही गन्नौर, राई, खरखोदा और गोहाना में भी नई सड़कें बनाई जाएंगी। इस कार्यक्रम में सोनीपत लोकसभा से सांसद रमेश कौशिक भी मौजूद रहे। वहीं दुष्यंत चौटाला ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि विधानसभा अनुसार रिवेज के साथ एक्सपेंशन के लिए 25 करोड़ रुपए रोड निर्माण कार्य के लिए लगाए गए हैं। गन्नौर और राय के विधायक ने रोड की डिमांड की है। अन्य बची हुई विधानसभा की डिमांड भी मांगी गई है ताकि निर्माण कार्य समय पर दुरुस्त किया जा सके। रोड निर्माण कार्य देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस तरह से देश और प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, दिल्ली से यमुना नदी के किनारे से अंबाला तक के हाईवे निर्माण कार्य होगा, जिसके कारण नेशनल हाईवे 44 से आधा ट्रैफिक डाइवर्ट होगा और लोगों को ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी और विकास के नए आयाम स्थापित होंगे। हम पूरा कंप्लीट कराकर हमारे यहाँ पर एक ईज ऑफ लिविंग, क्लीन लिविंग की जो सोच उसको आगे ले जाने का काम करें। मैं मानता हूँ जो ट्रेन नंबर 8 पर एक नई कनेक्टिविटी हमारे HSIDC के इंडस्ट्रियल एरिया को मिलेगी, वो भी उस इंडस्ट्रियल एरिया के विकास और उन्नति और प्रगति के अंदर एक बेंचमार्क साबित होगी। और साथ में जितना हमारा दिल्ली का ट्रैफिक नरेला से भी NH होके आता है, एक प्रोजेक्ट और हमारा अभी टेंडर स्टेज पे है या कंस्ट्रक्शन फेज में है। लगभग 200 करोड़ की लागत से नरेला टू दिल्ली जो हमारी दिल्ली फीडर है उसके साथ साथ नई
सड़क का निर्माण है। और मैं मानता हूँ किसान आंदोलन की देन है कि हमें दिल्ली से चौड़ी बेहतर कनेक्टिविटी ऑल्टरनेट मिल जाएगी, अब जिससे सोनीपत नरेला की कनेक्टिविटी और नरेला मंडी में हमारे किसानों की कनेक्टिविटी वो भी और बेहतर हो पाएगी। मैं तो दोबारा आप सबको बधाई देता हूँ कि इस पावन अवसर पर आज लगभग 87 करोड़ के आसपास की लागत से जो हमारे PWD के अलग अलग प्रोजेक्ट हैं इनका शिलान्यास और इनॉग्रेशन हमने किया है। और मैं उम्मीद भी करूंगा कि 25-25 करोड़ जो मैंने विधानसभा में कहे जितनी जल्दी आप वो काम पहुंचा दोगे, क्योंकि मानसून लगभग खत्म सीजन पे है, अगर अब हो जाएगी तो हम नवंबर दिसंबर से पहले उन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और बेहतर। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लोकसभा के चुनाव को लेकर सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी तैयारियों में जुटे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा कि स्टेट इलेक्शन कमीशन को 30 सितंबर से पहले चुनाव कराने को लिखा जा चुका है। सारे संगठन अपनी तरफ से लगे हुए हैं और मुझे लगता है हर संगठन का एक ही उद्देश्य है कि अपने कार्यकर्ताओं को और मजबूती दी जाए, और कार्यकर्ताओं को मजबूती देने के लिए पार्टी का नेतृत्व काम करता है। मैं ये मानता हूँ 2024 का हरियाणा का चुनाव तो लोकसभा के बाद, पहले तो लोकसभा को तैयार करने के लिए और उसकी तैयारियों में ही सारे कार्यकर्ता जुटे। पंचायत चुनाव भी हैं। हमारी ओर से स्टेट इलेक्शन कमीशन को लिखित में दिया गया है कि आप 30 सितंबर से पहले पंचायत चुनाव कराएं, मगर क्योंकि 2 हमारी नगर पालिकाएं बास और सिसाई अब ग्राम पंचायत में कन्वर्ट हुई और 12 गांव जो हेली मंडी के थे वो अब हेली मंडी की जो नई काउंसिल बनेगी उसमें जा रहे हैं, तो वहां पर वार्डबंदी शायद दोबारा हो रही है जो 30 तारीख से पहले कंप्लीट हो जाएगी। मैं ये मानता हूँ कि उसके कंप्लीशन के तुरंत बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टेट पंचायत इलेक्शन की नोटिफिकेशन जारी करेगा। वहीं डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकारी नियमों को कोई अधिकारी इग्नोर करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार और संविधान से बड़ा कोई अधिकारी हो जाता है तो ऐसे शख्स को नहीं बख्शा जाएगा। इसी दिशा में कार्रवाई करते हुए सोनीपत में भी एसटीआर ने एक आरोपी रेवेन्यू अधिकारी के खिलाफ एक्शन लेते हुए उसे सस्पेंड कर दिया है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। उन्होंने सर्वप्रथम डैम से संबंधित समीक्षा बैठक की। इसके बाद हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की ओर से तैयार की गई उस प्राथमिक रिपोर्ट को भी केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भेजने की मंजूरी दी। जल आयोग के अतिरिक्त रिपोर्ट 5 राज्यों में भी भेजी जाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का विकास तेज गति से हो रहा है और पिछले 7.25 साल से मनोहर सरकार का एक ही उद्देश्य है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति को भी प्रगति के पथ पर अग्रसर किया जाए, जिसके लिए प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में नई योजनाओं को लागू किया जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में ये रिपोर्ट बेहद अहम है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी धरती का एक अमूल्य तत्व है। हर साल बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है। यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में डैम बनाने का फैसला लिया है। आपको बता देते हैं, इस डैम का कैचमेंट एरिया लगभग 11,170 स्क्वायर किलोमीटर होगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाएगा डैम। डैम बनने से हरियाणा में बिजली उत्पादन बढ़ेगा, बिजली की कमी नहीं रहेगी। हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 मेगावाट होगी। डैम बनने से हरियाणा प्रदेश में पानी की भी आपूर्ति होगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग की आवश्यकता के मुताबिक डीपीआर तैयार करने के लिए
सबसे पहले CWUC की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है। इसी कड़ी में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट को अब केंद्रीय जल आयोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजा जाना है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हथीनीकुंड डैम के बनने से आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी, इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। इसके अलावा यमुना नदी के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है, इससे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। डैम के बनने से बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस डैम के बनने का फायदा रेणुका, किसाऊ और लखवार, इन तीनों डैम का बैलेंसिंग रिजर्वायर फंक्शन हथीनीकुंड डैम को ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डैम बिजली और पानी की आपूर्ति तो करेगा ही, लेकिन इसे पर्यटन का केंद्र भी बनाया जाएगा। कोई भी डैम पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ये डैम जिस क्षेत्र में बनने वाला है वो बेहद हरा भरा और प्रकृति के हिसाब से होगा। इसे पर्यटकों की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। वहीं हरियाणा सरकार 550 इलेक्ट्रॉनिक एसी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने जा रही है, जिसका उद्देश्य बढ़ते प्रदूषण को कम करना है। इसके लिए विभाग ने निजी कंपनियों के साथ करार किया है और बसें चलाने का फैसला लिया है और जल्द ही करार के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के मुताबिक ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बसें RCF NCR की अगर बात करें तो वहां पर होंगी और इसके अलावा 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में भी ये चलाई जाएंगी। साथ ही दूसरे बड़े शहरों में भी इसकी शुरुआती दौर में कुछ इलेक्ट्रॉनिक बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। हरियाणा सरकार NCR में प्रदूषण को कम करने की दिशा में लगातार कई उचित कदम उठा रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार 550 इलेक्ट्रिक एसी बसों को किलोमीटर स्कीम के तहत चलाने जा रही है। इसके लिए विभाग ने निजी कंपनियों के साथ करार कर बसें चलाने का फैसला किया है। जल्द ही करार के लिए निविदा प्रक्रिया जरूरी की जाएगी, जिसकी जानकारी परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जल्द जारी किया जाएगा। विभाग के अधिकारियों को इस बारे में निर्देश दे दिए गए हैं। टेंडर में बस खरीद, चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, प्रति किलोमीटर किराया और प्रतिपूर्ति राशि देने इत्यादि के नियम, इसी के साथ ही शर्तें होंगी। वहीं परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के मुताबिक ज्यादातर इलेक्ट्रिक बसें NCR के 5 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में चलाई जाएंगी। साथ ही दूसरे बड़े शहरों में भी शुरुआती दौर में कुछ बसें चलाई जाएंगी। NCR में इन बसों को चलाने का मकसद प्रदूषण को कम करना है। सर्दियों के दौरान NCR में प्रदूषण चरम स्तर पर होता है। स्मॉग के कारण सांस लेना मुश्किल हो जाता है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने केंद्र की योजना के तहत 550 इलेक्ट्रिक एसी बसें पहले चरण में चलाने का फैसला लिया है। निविदा प्रक्रिया शुरू होने के बाद साफ हो जाएगा कि कितनी कंपनियां इन बसों को चलाने के लिए आगे आती हैं। प्रदेश में साधारण बसों को भी किलोमीटर योजना के तहत चलाया जा रहा है। परिवहन विभाग ने 26 रुपए प्रति किलोमीटर और अन्य रेट के हिसाब से अदायगी करता है। इन बसों में चालक, बस मालिक और परिचालक विभाग का रहता है। सरकार चाहती है कि जल्दी से जल्दी इन एसी बसेस को सड़कों पर उतारा जाए। बसें चलाने वाली कंपनियों से ही चार्जिंग स्टेशन स्थापित करवाए जाएंगे। वहीं केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट और NGT समय समय पर प्रदूषण को कम करने के लिए निर्देश जारी करती आ रही है। इसके तहत हरियाणा सरकार ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक एसी बसें चलाने का फैसला लिया है, ताकि बढ़ते प्रदूषण को कम किया जा सके। वहीं प्रदेश में सिंचाई के लिए हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा विभाग और हरेडा के माध्यम से 75% अनुदान सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को यह अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा।
इसके लिए कोई भी किसान सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इच्छुक किसान अपने आवेदन पत्र उपरोक्त समय के अनुसार नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर कर सकता है और आवेदन के लिए लाभार्थी का नाम, कृषि भूमि और परिवार पहचान पत्र में होना भी जरूरी है। हरियाणा प्रदेश का किसान प्रगति के पथ पर अग्रसर होता रहे, किसानों की आय में लगातार इजाफा होता रहे। इसी उद्देश्य के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व और कृषि मंत्री जेपी दलाल के सहयोग से हरियाणा सरकार तमाम योजनाएं चला रही है। हरियाणा सरकार की इन्हीं नीतियों की वजह से प्रदेश का किसान आज खुशहाल है। इसी कड़ी में किसानों को खेती की सिंचाई के लिए हरियाणा के नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा विभाग और हरेडा के माध्यम से 75% अनुदान सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए मुहैया करवाया जा रहा है। किसानों को ये अनुदान पहले आओ पहले पाओ के आधार पर मिलेगा। इसके लिए किसान को 23 अगस्त तक आवेदन करना होगा। संबंधित किसान जल उपभोक्ता समूह गौशालाओं को सरल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। कोई भी आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान के तहत सोलर वाटर पंप सिस्टम के लिए कोई भी किसान सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से 23 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इच्छुक किसान अपने आवेदन पत्र उपरोक्त समय अनुसार नजदीकी किसी भी सीएससी सेंटर में जाकर आवेदन करवा सकते हैं। आवेदन के लिए लाभार्थी का नाम, कृषि भूमि और परिवार पहचान पत्र में होना जरूरी है। किसान के पास बिजली का ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिन किसानों के पहले ही सोलर वाटर पंप सिस्टम लगे हुए हैं वो दोबारा आवेदन करने के पात्र नहीं है। आवेदन करने वाले किसान के पास उसके खेत में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली और फव्वारा सिस्टम का होना अनिवार्य है। संबंधित किसान को आवेदन करते समय सिस्टम की कुल लागत का केवल 25% राशि ऑनलाइन हरेडा पंचकुला के खाते में जमा करवाना अनिवार्य है। सोलर सिस्टम के लिए किसान को कुल लागत को 25% भरना होता है। इसके बाद सरकार 75% का अनुदान देती है। अब सरकार के निर्देश अनुसार बिना लाभार्थी अंश राशि जमा करवाने, दस्तावेज पूर्ण न होने की अवस्था में आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा। ऐसे में किसान को आवेदन के दौरान उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे अपने आवेदन करने से पहले इस योजना की पूर्ण जानकारी विभाग के पोर्टल पर दी गई। सोलर सिस्टम के लिए किसान 10 किलोवाट तक आवेदन कर सकता है। इसके लिए किसान को जमीन की फर्द सहित कई दस्तावेज की जरूरत होगी, जिसमें फैमिली आईडी, आधार कार्ड, अन्य दस्तावेज मांगे गए हैं। किसान इन फार्म को सीएससी सेंटर संचालकों के माध्यम से भरवा सकते हैं। वहीं अंबाला में बन रहे रिंग रोड के लिए एक्वायर की गई 600 एकड़ जमीन के मालिकों को गृह मंत्री अनिल विज ने मुआवजा राशि के चेक वितरित किए। अनिल विज ने बताया कि 100 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसमें 30 गांव की जमीन आई है। अब अंबाला नगर नहीं महानगर बन गया है। वहीं किसानों ने भी मुआवजा राशि मिलने पर खुशी जताई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश का चहुमुखी विकास किया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रदेश में विकास की रफ्तार तेज हो गई है। इसी कड़ी में जल्द ही अंबाला कैंट से 40 किलोमीटर का रिंग रोड होकर गुजरेगा, जिसका फायदा अंबाला वासियों के साथ चंडीगढ़ और हिसार जाने वाले लोगों को ज्यादा होगा। इसके लिए सरकार ने किसानों की 600 एकड़ जमीन एक्वायर की थी, जिसमें 30 गांव शामिल है। इनमें 3 गांव पंजाब के भी हैं। एक्वायर की गई जमीन की मुआवजा राशि में से 100 करोड़ रुपए किसानों को चेक के जरिए हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने वितरित किए। इस दौरान अनिल विज ने कहा कि 1400 करोड़ से ऊपर का ये प्रोजेक्ट है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार ने मदद की है। इसके एक तरफ इंडस्ट्री तो दूसरी तरफ सेक्टर बनाने के लिए सरकार को सर्वे के लिए एक चिट्ठी लिखी है।
अनिल विज ने कहा कि अब अंबाला नगर नहीं महानगर बन गया है। महत्वाकांक्षी योजना अंबाला छावनी की जो नितिन गडकरी जी ने मंजूर की थी, आज उसकी पेमेंट करके उसका काम आगे बढ़ा है। ये रिंग रोड बनाई जा रही है अंबाला के चारों तरफ। ये 40 किलोमीटर लंबी है। इसमें लगभग 30 गांव की जमीन आ रही है। 600 करोड़ रुपया बतौर मुआवजा जमीन का दिया जाएगा, जिसमें से आधा केंद्र सरकार देगी, आधा प्रदेश सरकार देगी। और इसको बनाने के लिए भी लगभग 850 करोड़ रुपया इसके ऊपर खर्च आएगा, जिसके कि 14 तारीख से टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। इसके बनने से अंबाला को बहुत लाभ होगा, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है वो सारा बाईपास हो जाएगा। जो जगाधरी से गाड़ी आ रही है, जिसने चंडीगढ़ जाना है वो सद्दोपुर निकल जाएगी, जिसने अमृतसर जाना है वो जीटी रोड निकल जाएगी, और जिसने हिसार जाना है वो हिसार रोड पर निकल जाएगी। और इससे अंबाला का भी विस्तार होगा। मैंने सरकार को लिखा है कि इसके दोनों तरफ, एक तरफ HSVP के सेक्टर बनाने की और एक तरफ HSIDC के सेक्टर बनाने की संभावनाओं का सर्वे किया जाए, ताकि बेतरतीब ग्रोथ होने की बजाय सिस्टमैटिक ग्रोथ हो। इसके बनने से अंबाला छावनी नगर से महानगर हो जाए। वहीं किसानों ने मुआवजा राशि मिलने पर काफी खुशी जताते हुए कहा कि उनके गांव में तरक्की नहीं हो पाई थी और रास्ते भी ठीक नहीं थे, लेकिन अब हाईवे गुजरेगा, जिसका उन्हें काफी फायदा होने वाला है। उन्हें दोगुने दाम सरकार ने दिए हैं, वे काफी खुश हैं। मेरा नाम विकास है, मैं बाड़ा गांव से किसान हूं। जो कि मेरे गांव में जो रिंग रोड निकला है, लगभग 36 से 37 एकड़ के बीच हमारे गांव की जमीन अधिग्रहित की गई है। हमारे गांव को मंत्री जी ने अनाउंस किया 86 लाख के आसपास कलेक्ट्रेट के हिसाब जो फैक्टर लगाया उसके हिसाब से मिल रहा है। किसान सभी संतुष्ट हैं, क्योंकि हमारा गांव कैंट के बहुत ही नज़दीक है, परंतु अभी तक गांव में तरक्की विकास नहीं आया। बहुत साल हो चुके हैं। कारण क्या था? एक तरफ आर्मी एरिया है, एक तरफ रेलवे लाइन फाटक है। कोई भी उसके अंदर हमारे कोई बिल्डिंग, कोई इंडस्ट्री, कोई भी इस तरह की सुविधा नहीं आ पा रही थी। लेकिन अब रिंग रोड के बनते ही सारी सुविधाएं एकदम से आने लगेगी। मंत्री जी ने बहुत ही दूरदर्शी सोच के साथ इसको बनवाया है, ताकि अंबाले का चहुमुखी विकास चारों तरफ से हो। और जैसा कि मंत्री जी ने कहा ही है कि एक नगर नहीं, अब महानगर का रूप ले लेगा, तो वो दिन दूर नहीं। जी कितना फायदा मिला इससे? बहुत खुशी हुई जी। बैकवर्ड एरिया का जी हमारा 86 लाख रुपए की कितना फायदा होगा? फायदा ही डबल जमीन बन जाएगी जी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार पिछले 7.25 साल से प्रदेश का समान विकास कर रही है, जिसका लाभ सीधे तौर पर प्रदेशवासियों को मिल रहा है और प्रदेश का हर व्यक्ति खुशहाल होता जा रहा है। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्मारिका का विमोचन किया, जहां सीएम ने कहा कि शिक्षा के साथ केवल भौतिक निर्माण से ही काम नहीं चलता, बल्कि मानव शक्ति के रूप में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर यह राष्ट्र आगे बढ़ेगा। इसी कड़ी में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2025 तक हरियाणा में सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में लागू करने का फैसला भी लिया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंचे थे। इस दौरान सीएम ने कहा कि आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। भारत आज विश्व में तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर कर आया है। शिक्षा मानव निर्माण का आधार है। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ केवल भौतिक निर्माण से ही काम नहीं चलता,
बल्कि मानव शक्ति के रूप में अच्छे नागरिकों का निर्माण कर ये राष्ट्र आगे जाएगा। मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की तरफ से लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्मारिका का विमोचन भी किया। 2 लाख लोगों से परामर्श के बाद हुई लागू। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्वज्जनों, चिंतकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों सहित 2 लाख बुद्धिजीवियों से परामर्श करने के बाद लागू करने का निर्णय लिया। इस नीति को 2025 तक हरियाणा के सभी विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में लागू करने का निर्णय लिया गया है। सीएम ने कहा कि उच्च शिक्षा स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। स्थानीय भाषा का अपना महत्व है। अंग्रेजी शासनकाल के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है। हमें अपनी पीढ़ियों को सही इतिहास पढ़ाना है। लोगों को देश की आजादी के साथ विभाजन की कहानी पता होनी चाहिए। हमारे देश का शिक्षा के क्षेत्र में पुराना इतिहास है। यहाँ उच्च कोटि के लेखक हैं। हमारा लक्ष्य है कि शिक्षा की पहुंच हर व्यक्ति तक हो और सभी को रोजगार मिले। सीएम ने कहा कि सुई से लेकर हर तकनीक में आज हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन भौतिक शक्ति के साथ सामाजिक शक्ति भी बनानी होगी। नई शिक्षा नीति की बात हर बार उठी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई शिक्षा नीति के बजाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि सबसे पुराना साहित्य हमारे देश का है। राष्ट्र के लिए सभी की विचारधारा बने, इसके प्रयास करने होंगे। शोध कार्यों को बढ़ाना होगा। सीएम ने कहा कि हम ही अच्छे हैं की बजाय हम भी अच्छे हैं तक जाना होगा। विश्वविद्यालयों में शोध कार्यों को बढ़ाना होगा। देश में ब्रेन की कमी नहीं, ब्रेन ड्रेन न हो, इसके लिए काम करना होगा। मनोहर लाल ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय भाषा के साथ दूसरी भाषा भी आनी चाहिए और कहा कि मैंने खुद जापानी भाषा के कोर्स में एडमिशन लिया है। हमारे देश में दिमाग की कमी नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हमारे देश में दिमाग की कमी नहीं है। हमें हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में विद्यार्थियों के लिए बहुत संभावनाएं हैं। छात्रों का समग्र विकास और चरित्र निर्माण होना शिक्षा का पहला और अंतिम लक्ष्य है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना, छात्रों को कला, मानविकी, विज्ञान, खेल और व्यावसायिक विषयों में अध्ययन करने के लिए लचीलेपन और विषयों की पसंद को बढ़ाना है। इसी दिशा में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का ये प्रयास सराहनीय है। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने के लिए कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा को बधाई दी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।